गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक वीडियो जो है वो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम इसी अध्याय मानव स्वास्थ्य से संबंधित आगे पढ़ेंगे। आज देखिए हमारे पास जो है पढ़ने के लिए पीने योग्य जल जो है उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज मतलब गुण होने चाहिए, उसका हमारे शरीर के लिए लाभ क्या है और दूषित जल का उपयोग करने से शरीर के अंदर कौन कौन से दुष्प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं या उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोटापा क्या है और उसके कारण और प्रभाव से संबंधित जानकारी लेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हमारा है रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जो है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की डिटेल से चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीने योग्य जल। पीने योग्य जल, तो पीने योग्य जल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो जल की बात करें कि जल शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमें जल की आवश्यकता क्यों है। वैसे तो बिना जल के हमारा जीवन ही संभव नहीं है, लेकिन शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है इसकी चर्चा हम करें तो देखिए सबसे पहली बात, जल जो है ये हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं जिनको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, जो उपचय और अपचय दो प्रकार की होती है। मतलब कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो निर्माणकारी होती हैं, तो वही कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो विनाशकारी होती हैं। मतलब कुछ क्रियाओं से नए पदार्थों का संश्लेषण होता है, कुछ से जो पुराने पदार्थ है उनका विघटन करने का कार्य चलता है। तो शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो कब संपन्न होती हैं, जब जल पर्याप्त मात्रा में शरीर में हो। मतलब ये सभी जल की उपस्थिति के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। इसके बाद हम बात करें तो शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, हानिकारक कह दीजिए या शरीर के लिए वो किस तरह के पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ है। और यदि उनको भी हमें शरीर से बाहर निकालना है या फिर उनकी मात्रा को कम हानिकारक बनाना है तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जल की। तो उपापचय क्रियाएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की। जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की। इसके अलावा जल जो है वो हमारे शरीर की जो थकान है उस थकान को क्या करता है, कम करता है। और यदि थकान को कम करता है तो अपन कहते हैं कि ये हमारे शरीर को क्या बनाता है, चुस्त बनाता है। और साथ में अपन कहते हैं कि ये हमें ऊर्जा देता है। कहने का मतलब ये हमें हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाने का काम करता है, थकान को कम करता है और शरीर को चुस्त दुरुस्त बना करके उसे ऊर्जावान बनाने का कार्य जो होता है करता है। इसके अलावा जल जो है वो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको अपन बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, रोगों के या रोगाणुओं के प्रति हमारी जो लड़ने की क्षमता है उस क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो वसा या फैट है, वसा जो है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। इसके अलावा जैसे एलर्जी है, एलर्जी कारकों को कम करने का काम जो होता है वो भी जल करता है। इसके अलावा फेफड़ों संबंधी और अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं उनको भी रोकने का काम जो है करता है। कई प्रकार की जो कैंसर हैं, मतलब कुछ रोग जो हैं उनके बारे में, कैंसर जो है या फिर अस्थमा संबंधी बीमारियां हैं, फेफड़ों से संबंधी बीमारी है ना, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, इन सभी का जो है वो नियंत्रण करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, जल के द्वारा। इसके अलावा जल जो है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइबर या रेसे होते हैं।
तो इस तरह से जल जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जल जैसा महत्वपूर्ण पदार्थ हमें किस तरह का होना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है, अन्यथा वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो जल के अंदर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि शरीर के लिए जल क्यों जरूरी है। शरीर की उपापचय क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए, हानिकारक और व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, शरीर की थकान को कम करता है, इसका मतलब हमें चुस्त दुरुस्त बनाकर ऊर्जा देने का काम जो होता है वो भी कौन करता है, जल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मजबूत करता है, वसा या फैट की मात्रा को कम करने का काम करता है, एलर्जी, कैंसर, कई प्रकार के कैंसर जो हैं, इसके अलावा अस्थमा है, फेफड़ों संबंधी रोग है, पेट संबंधी रोग जो होते हैं उनको कम करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, या इन सब रोगों के अंदर जल महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जल के अंदर फाइबरी अम्ल होती है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। अब बात करें कि पीने योग्य जल के अंदर क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं क्या है, क्या होना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। इसका मतलब पीने योग्य जल के अंदर क्या क्या होने चाहिए गुण, हम उनकी गुणों की चर्चा करेंगे। तो देखिए जल जो है पीने योग्य की बात करें तो सबसे पहले जल के अंदर क्या होना चाहिए, आंखों से दिखाई देने वाले कण तथा वनस्पति, तो वनस्पतियां या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। देखिए पहली बात क्या लिखी हमने कि आंखों से दिखाई देने वाले जो कण है वो जल के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर किसी प्रकार की वनस्पति जो है जो हमें उस पानी के अंदर दिखाई देती है वो भी इस तरह की इसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जल जो है, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये जल की विशेषता है कि आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थ जो हैं वो जल के अंदर नहीं होने चाहिए। सेकंड, जल में हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे देखो जैसे वायरस वगैरह है, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में वायरस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसको अपन बोलते हैं, है ना, और इसके अलावा अन्य प्रकार के जीव जो है इसके अंदर जल के अंदर मिल जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं। इनका संक्रमण जो है वो जल के द्वारा हमारे शरीर तक हो जाता है। तो इसका मतलब सूक्ष्म कण जो है, सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, आंखों से दिखाई देने वाले कण जो है वो जल के अंदर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जल के का जो पीएच है उसकी बात करें तो पीएच जो होता है वो जल का कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलित जल होना चाहिए। जो है पीएच अत्यधिक कम या ज्यादा होने से इसका प्रभाव जो होता है वो शरीर के ऊपर विपरीत पड़ता है। इसलिए क्या होना चाहिए कि जल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, संतुलित पीएच वाला होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने क्वालिटीज जो है वो बात की है किसकी, जल की। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आंखों से दिखाई देने वाले कण और वनस्पतियां जो है वो जल के अंदर नहीं होनी चाहिए। जल जो है उसके अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर क्या करते हैं, विविध प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए जल के अंदर इस तरह के जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जल का पीएच जो है वो बैलेंस या संतुलित होना चाहिए। इसके अलावा जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में महत्वपूर्ण चीज है क्या होनी चाहिए,
ऑक्सीजन होना चाहिए। इस तरह से एक पीने योग्य जल के अंदर जो क्वालिटीज हैं मोटे मोटे तौर पर हमने उनकी बात की है। लेकिन यदि हम जल जो है वो अच्छे गुण वाला, या हम कह सकते हैं कि यदि अपन जल को साफ सुथरा सूक्ष्म जीव रहित नहीं होगा तो ऐसा जल यदि अपन उपयोग करेंगे तो जल से शरीर के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव होंगे, या हम कह सकते हैं दूषित जल से जल के दुष्प्रभाव की चर्चा करते हैं। देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वैसे दूषित जल के प्रभाव जो हैं वो हमारे शरीर पर केवल टॉपिक अपना शॉर्ट में ही है, न कि इसे अपन कोई बड़े लेवल पर या विस्तार के साथ पढ़ेंगे। अपने को केवल एक छोटा सा हेडिंग किताब के अंदर दिया हुआ है, दूषित जल से होने वाले प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो होते हैं, इनकी बात करें तो सबसे पहले देखिए कि दूषित जल जो है उसके अंदर क्या है, बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दूषित जल के अंदर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब हम इस दूषित जल का उपयोग करेंगे तो उससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। तो इस सूक्ष्म जीव की बात करें तो इसके अंदर देखिए अपन ने पहले भी लिखा था, वायरस है जिसको वायरस है, बैक्टीरिया है, और इस श्रेणी के अंदर अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं वो भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जैसे प्रोटोजोआ वर्ग के जो सदस्य हैं वो भी इसी श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के जो हेलमिंथीज हैं, है ना, वो भी इसी श्रेणी के अंदर आ जाते हैं, जो कि जल के माध्यम से हमारे शरीर तक जो है वो पहुंच जाते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म जीवों से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है? हम स्वास्थ्य से संबंधित बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूषित जल के माध्यम से विविध प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ये हमारे शरीर तक जल के माध्यम से जो है वो पहुंच जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो ज्यादातर किस प्रकार की डिजीज उत्पन्न करते हैं? संक्रामक प्रकार के रोग जो होते हैं ज्यादातर उनको फैलाने का काम करते हैं, या जल के माध्यम से इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी ये संक्रमण का कार्य करते हैं, इसलिए संक्रामक जो रोग होते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए जैसे वायरस संबंधी रोग जो है उनके बारे में बोर्ड क्लास में पूछा हुआ प्रश्न है, तो अपने को ध्यान रखना है कि वायरस संबंधी जो रोग हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर जैसे हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस है, इसके अलावा पीलिया है, ठीक है, हेजा है, इसके अलावा ये वायरस में जुकाम है ना। इस तरह की बीमारियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है विविध प्रकार के फ्लू हैं, है ना, ये इसी श्रेणी के रोग हैं। तो एक बार बोर्ड क्लास में केवल प्रश्न के तौर पर पूछा हुआ कि 2 वायरस जनित रोगों के नाम लिखिए, तो आप हेपेटाइटिस वगैरह जो है, पीलिया वगैरह जो है, कोलेरा है, टाइफाइड वगैरह जो रोग हैं, इनमें से आप किसी के नाम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने को ध्यान रखना है कि वायरस जनित रोग कौन से हैं, हेपेटाइटिस, पीलिया, हेजा, जुकाम, फ्लू, टाइफाइड। इसके अलावा आजकल जो है आपका जो कोरोना रोग जो है वो भी इसी वायरस जनित बीमारी के अंतर्गत ही है। उसके बाद अपन बात करें कि एक जो हेलमिंथीज है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, ये एक हेलमिंथीज है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, इसके द्वारा जो है
एक रोग जो है उसका नाम है नारू या बाला रोग। हालांकि किताब में केवल इसके नाम ही दिया हुआ है, ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इस का संक्रमण जो होता है, देखिए इसके जो मादा जीव है वो जल के अंदर अंडे देते हैं और जल के द्वारा इसके अंडे जो है वो जीवन की अगली अवस्था में आते हुए मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात ये रोग जो है वो नारू या बाला जो है, तो इसका संक्रमण जो है वो कैसे हो रहा है कि इसके अंडे कहां पर है, जल में, और दूषित जल के माध्यम से क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो यहाँ से ये नारू और बाला रोग जो है वो हो जाता है। इसका मतलब इसका जो रोग का विस्तार या प्रसार जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा। जल से ही अंडे जो है वो मनुष्य के शरीर में आ रहे हैं। तो नारू और बाला रोग जो है, नारू या बाला रोग, इसका वैसे सन 2000 से और राजस्थान में पूर्णतया ये रोग, इस रोग का उन्मूलन, ठीक है ना, उन्मूलन हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके पेशेंट जो है वो नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि ये रोग जो है वो पूर्णतः हमारे यहाँ से खत्म हो गया है, या हम कह सकते हैं कि इस पर पूर्णतः हमारा नियंत्रण जो है वो हो गया है। अच्छा भाई, थोड़ा सा अपन इसकी चर्चा कुछ ही करेंगे कि क्या दूषित जल से होने वाले रोगों को कम किया जा सकता है। तो इसके उपाय क्या है कि जो साफ सुथरा जल है उसका उपयोग करें, जो संदूषित न हो, है ना। दूसरा अपन कह सकते हैं कि आपको शंका हो कि जल खराब है, दूषित है, तो ऐसी स्थिति में जल को हम क्या कर सकते हैं, उबाल कर और उसके बाद में उसको अपन ठंडा कर लें और ठंडा करके उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है ज्यादातर जल से होने वाले, दूषित जल से होने वाले रोगों से बचने का। कि जल जो है आवश्यक तो है कि भाई साफ सुथरा पिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि गंदा जो जल है उसको उबाल करके और उसके बाद उसे ठंडा कर लें, ताकि उसका आसानी से जो है वो उपयोग किया जा सके, क्योंकि वो उपयोग के योग्य हो जाता है। उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारा एक बिंदु जो है वो जल, पीने योग्य जल और जल से संबंधित जो होने वाले रोग हैं इनके बारे में पूरा हो जाता है। अगला जो हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है मोटापा। देखिए मोटापा क्या है, मोटापा सीधा सा है कि भाई वसा, जिसको अपन बोलते हैं चर्बी, ठीक है। यदि आपके शरीर में अतिरिक्त रूप से, और हम कह सकते हैं कि वसा या चर्बी जो होती है वो जमा हो जाती है या एकत्र होने लग जाती है। मोटापा क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके शरीर में वसा या चर्बी जो है वो एकत्र होने लग जाती है, और इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, मोटापा कहते हैं। क्योंकि ये वसा जो आपके शरीर में एकत्र हो रही है वो आपके शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। इसका मतलब वसा तो वैसे ऊर्जा के लिए हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि मोटापे के अंदर, या मोटापा एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर वसा या चर्बी जो है वो एकत्र हो रही है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए क्या है, शरीर के लिए वो हानिकारक है। तो यदि वसा का एक लेवल शरीर के अंदर ऐसा बन जाए जो आपके शरीर के लिए कैसा हो, हानिकारक हो, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। इसका मतलब मोटापा क्या है, शरीर में अत्यधिक वसा जब जमा होने लगता है तो उससे शरीर के लिए हानिकारक होती है। यदि अपन मोटापा जो है उसके कुछ कारणों की चर्चा करें कि भाई मोटापा जो है सामान्यतया इतना क्यों बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या है। पहला कारण तो अपन बहुत सिंपल सा है कि लोगों की दिनचर्या जो है वो ऐसी है कि जिसके अंदर वो व्यायाम नहीं करते हैं, और ऐसे में व्यायाम या एक्सरसाइज जो होती है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि अतिरिक्त जो वसा है उसका उपयोग हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसके द्वारा हमें ऊर्जा जो है वो ज्यादा मिल रही है, जबकि हमारी जीवन शैली या कार्य शैली ऐसी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग कम कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऊर्जा सेवन और जो उपयोग है, ऊर्जा का सेवन से मतलब हो गया कि ऊर्जा को ग्रहण करना, और ऊर्जा का सेवन और उपयोग जो है ना, उपयोग
एक तरफ हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा ले गई ऊर्जा जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, इसके बीच में क्या है, एक असंतुलन की स्थिति है। क्या है, असंतुलन है। मतलब हम सेवन तो कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में, इसका क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, और ऊर्जा को खर्च हम किस रूप में कर रहे हैं, कम मात्रा में। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर के अंदर क्या होती रहेगी, स्टोर होती रहेगी। हमारे यहाँ वसा या ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो ऊर्जा का जो है वो स्टोरेज किया जाता है। इसका मतलब दूसरा और महत्वपूर्ण कारण हो गया हमारा कि ऊर्जा का सेवन तथा उपयोग जो है उसके बीच में जो है वो असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा हमारी जो जीवन शैली है ना, उसके अंदर हमने क्या किया है, वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं, वसायुक्त पदार्थों का उपयोग क्या कर दिया है, अत्यधिक कर दिया है। हम जो जंक फूड है उनका ज्यादा उपयोग करते हैं, जंक फूड का। इसके अलावा जो कृत्रिम भोजन आ रहा है ना, कृत्रिम भोजन जो है उसका भी हम क्या कर रहे हैं, अधिक उपयोग करते हैं। तो वसायुक्त पदार्थों का जब ज्यादा उपयोग किया जाता है तो आपके शरीर में अतिरिक्त मात्रा में फैट या वसा जो होती है वो जमा होगी। इसके अलावा कुछ कारणों में अपन एक और ले सकते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो किस तरह की है, स्थिर है। स्थिर जीवन शैली का मतलब है कि हम हमारा जो डेली रूटीन है उसके अंदर हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, और एक सामान्य सी जीवन शैली जो है उसको रोजाना हम करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये स्थिर जीवन शैली के कारण भी क्या होता है कि भोजन तो जो है वो हम ज्यादा कर रहे हैं या वगैरह वगैरह जो है वो बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन स्थिर जीवन शैली के कारण हम ऊर्जा जो है उसका उपयोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो शरीर की शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाओं में भी क्या है, असंतुलन की स्थिति है। शारीरिक क्रियाएं भी, उनमें भी असंतुलन होने के कारण से क्या हो रहा है कि पेट जो वसा है उसका पाचन वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो भी हमारे वसा के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा एक जो कारण है वो भी महत्वपूर्ण आप कह सकते हो कि जो गले में हमारी कौन सी ग्रंथि है, थायराइड, जिसको आउटू ग्रंथि बोला जाता है। तो थायराइड ग्रंथि जो है उसके अल्प सक्रियता जो देखिए के कारण से भी क्या होता है, मोटापा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली मोटापा और मोटापा के कारण जो है उनकी चर्चा हमने कर ली है। एक्सरसाइज ना करना है या ऊर्जा का जो सेवन हम ज्यादा कर रहे हैं और उपयोग जो है वो कम कर रहे हैं, दोनों के बीच में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। वसायुक्त पदार्थ जो है हम उसका ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जंक फूड है, कृत्रिम भोजन जो है। इसके अलावा हमारी जीवन शैली भी कहीं ना कहीं मोटापे के लिए उत्तरदायी है, जिसको अपन कहते हैं स्थिर जीवन शैली होना, या फिर शरीर की क्रियाएं जो है, शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें असंतुलन है। और थायराइड ग्रंथि जो है उसकी अल्प सक्रियता के कारण जो शरीर पर जो है वो मोटापे जैसे लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रभाव की बात करें जहां तक, तो मोटापे का प्रभाव जो है वो शरीर के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है, और इसके कारण से देखिए हृदय संबंधी जो रोग, हृदय रोग है ना, उच्च रक्तचाप है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं ज्यादातर, या फिर हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर से संबंधित जो विविध प्रकार के रोग हैं ये हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ निद्राकालीन जो हमारे पास श्वास रोग होते हैं ये भी हो जाते हैं। निद्राकालीन श्वास रोग जो है वो भी किसके कारण से हो जाते हैं, मोटापे के कारण हो जाते हैं। तो मोटापे का भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी जीवन शैली को बदल करके हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, कम जो वसा वाले भोजन है उनका उपयोग करना चाहिए, जंक फूड से यथासंभव बचना चाहिए या इनका उपयोग जो है वो हमें कम करना चाहिए। इस तरह से अपन मोटापे को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं।